तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए हाजिर में ईपो एपिसोड नंबर 8। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतनी ही बड़ी अगली की एपिसोड होगी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत में ईपो जल्दी से भागते भागते जिम जा रहा होता है क्योंकि वहां से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलना है। यहीं पे ईपो की क्रश की नजर थोड़ी दूरी से ईपो पे पड़ती है। जिस तरह से ईपो रोड वर्क के दौरान अपने पंचेस थ्रो कर रहा होता है, ये देख के उसकी क्रश को लगने लगता है कि शायद से ईपो एक बॉक्सर है। इसी में हम ईपो को ताकामुरा की गैंग के साथ बस में जाते हुए देखते हैं और जाते जाते वो लोग काफी ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग कैंप स्पेशली ताकामुरा के लिए ताकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए अपने टाइटल मैच के लिए। फिर कैंप पे पहुंच जाने के बाद वो लोग सबसे पहला चक्कर बीच में मारते हैं। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को छोटे छोटे कपड़ों में देख के उनकी थड़क जाग उठती है और इन जालिमों ने अपने सामान का सारा जोर हमारे बेचारे ईपो पे डाला होता है। ईपो उससे पूछने लगता है हमने क्या कैंप सेंटर नहीं जाना, आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ताकुमुरा उससे गुस्से से कहने लगता है ओए पागल, हम यहाँ पे तैरने आया है, तैरना भी एक ट्रेनिंग होता है। ईपो ने जो सामान के बड़े बड़े बैग्स पकड़े होते हैं, ईपो समझ रहा होता है कि शायद से ये ट्रेनिंग कैंप के लिए इसमें जरूरी सामान है। मगर जब वो उसे खोल के देखता है तो इसके अंदर सब मजे करने की चीजें पड़ी होती है। वो फिर उन लोगों से पूछने लगता है तो फिर आखिर हम ट्रेनिंग कब करेंगे। तो फिर किमूरा उसे समझाने लगता है अगर इतनी गर्मी में तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। बात याद रखो छोटे दिमाग वाले बच्चे, ट्रेनिंग कैंप तभी तुम्हारे काम आएगा जब तुम सुबह और शाम दोनों तरफ मेहनत करो। सुबह के वक्त तुम खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देखने में मेहनत करो और शाम को तुम कड़ी ट्रेनिंग के लिए मेहनत करो। यकीन करो इससे तुम मेंटली और फिजिकल दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहोगे। हम लोग एक प्रोफेशनल है और हमें बीच में लाइन खींचना आनी चाहिए कि कहाँ पे हमें खेलना है और कहाँ पे हमें ट्रेनिंग करनी है। तो हाँ यार, इसी के साथ ये लोग अपने शर्ट्स वगैरह पहन के बीच पे निकल पड़ते हैं और इसके बाद वो सारे के सारे अपनी मनपसंद की एक एक लड़की चुन लेते हैं जिसपे वो लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आओकी ने सबसे अजीब किस्म की लड़की उठाई होती है। लोग खुद तो लड़के पटाने चले जाते हैं मगर ईपो को वो यहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं। बीच में ईपो की यहाँ पे आंख लग जाती है और जहाँ पे वो एक बड़ा सपना देखता है कि हयामी उसमें अपनी शॉटगन पंचेस का इस्तेमाल करके उसे बहुत बुरे तरीके से हरा डालता है। यही सोच के ईपो जू उठता ही है कि तब तक शाम हो चुकी होती है। देख पाते हैं ताकुमुरा अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है बॉयज वक्त आ गया है कि हम अब कड़ी ट्रेनिंग करें। यहाँ पे हम देख पाते हैं ये लोग पूरे बीच के चक्कर काट रहे होते हैं। हालांकि हम देख पाते हैं ताकामुरा, आओकी और किमुरा तो मिट्टी में काफी अच्छे तरीके से भाग रहे होते हैं, पर अलबत्ता ईपो को मिट्टी में भागते हुए काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है क्योंकि उसने आज तक कभी अपने फुटवर्क पे काम ही नहीं किया। ईपो यहाँ पे सोचने लगता है सब मिट्टी ही मेरी दुश्वारी नहीं है, ये ताकामुरा और आओकी किमुरा ये पहले से इतना ज्यादा क्यों तेज भाग रहे हैं, आखिर वजह ही क्या है। ईपो सोचने लगता है जबकि इन्होंने पूरा टाइम बीच में मस्ती की है, इसके बावजूद भी इनमें काफी ज्यादा एनर्जी अभी भी बाकी है। कि ईपो तब जब गौर करता है तो ईपो को मालूम पड़ता है कि इनकी मोटिवेशन साला लड़कियां है। जब ये खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो ये काफी तेज से उस तक पहुंचने के लिए दौड़ मारते हैं और जब उस तक पहुंच जाते हैं तो वो मेरे लिए इंतजार करने के बहाने से आसपास लड़की के मंडलाते रहते हैं। इसके बाद जब उन्हें कोई नया टारगेट मिलता है तो ये लोग दोबारा से स्पीड पकड़ते हैं और ऐसी मोटिवेशन की ईपो भी अपने मन में ख्वाहिश रखने लगता है कि एटलीस्ट इसके कारण वो लोग तेज तो भाग पा रहे हैं। भागते भागते काफी अंधेरा छा जाता है तो ये लोग ट्रेनिंग सेंटर वापस लौट के चले जाते हैं। अब ईपो सोचने लगता है तो चलो यार एटलीस्ट उसे रात में सुकून से नींद आएगी। उल्टा ताकुमुरा से कहने लगता है ये सोने का टाइम नहीं है बल्कि ट्रेनिंग का टाइम है, तो मैं किसने कहा तुम सो भी सकते हो। अब ये सारे के सारे शैडो बॉक्सिंग 5 राउंड्स तक करते चले जाते हैं ताकि इन सारी की सारी ट्रेनिंग करने की वजह से ईपो अपनी लिमिट पे आता चला जा रहा होता है। पागलों की तरह ट्रेनिंग करने के बाद ही ताकुमुरा सबको अलाउ करता है कि अब तुम लोग जाके सो सकते हो। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ताकुमुरा आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। ताकुमुरा मजे के वक्त में सब मजे करता है जिससे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है और फिर ट्रेनिंग के वक्त में बहुत ज्यादा डेडिकेशन से ट्रेनिंग करता है तो ये फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहता है। अब दोनों सूरत में हमेशा से बेस्ट रहने की वजह से ताकुमुरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगले दिन हम किमुरा और ईपो को आपस में स्पार करते हुए देखते हैं जहाँ पे किमुरा काफी इजीली डॉजिंग करते हुए ईपो पे बाड़ी पा रहा होता है। ये देख के ताकुमुरा कहने लगता है कि ईपो को आउट बॉक्सर से लड़ते दौरान काफी ज्यादा दुश्वारी होती है, काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिन बॉक्सर का फुटवर्क काफी ज्यादा अच्छा हो। देखते देखते यहाँ तक फर्स्ट राउंड भी खत्म हो जाता है मगर ईपो किमुरा को छूने में भी नाकाम हुआ होता है, जो देख के ताकुमुरा कहने लगता है इससे तो तुम्हें हयामी आसानी से हरा देगा। वो उससे सवाल पूछता है अगर मैं से कहीं
गुना ज्यादा मेहनत करूं। जिसके जवाब में ताकामुरा कहता है जिस तरह से तुम ट्रेनिंग करते हो, चाहे तुम सुबह से लेकर शाम तक भी ट्रेनिंग करते रहो, तब भी तुम्हारा उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी बॉक्सिंग में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अगले सीन में ताकामुरा इप्पो को बताता है कि तुम्हारी वीकनेस तुम्हारे अपने पैर है। याद रखो, तुम्हारे पैर ही उतने ज्यादा जरूरी होते हैं बॉक्सिंग में जितने कि तुम्हारे अपने मुक्के होते हैं, जिस वजह से तुम्हारे पैर काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि तुमने कभी फुटवर्क पे और अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रेनिंग की नहीं। यूं यहाँ पे आओ कि ताकामुरा से पूछने लगता है इप्पो की तो मैंने डैशिंग स्पीड देखी हुई है, वो स्ट्रेट में तो अपने अपोनेंट के एकदम से काफी ज्यादा करीब चला जाता है। फोर राउंडेड बॉक्सर होने के नाते इप्पो अपनी क्लास में दूसरों से बेहतर है। ताकामुरा आओगी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता है इसमें कोई शक नहीं है, और इप्पो सब सीधा जानने के मामले में ही काफी ज्यादा फास्ट है, जबकि तुम्हारे फुटवर्क में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर लम्हे में किसी भी मोड़ में अपनी दिशा को पलट डाले, जो कि इप्पो इसके काबिल हरगिज नहीं है। तुम्हें सीखना होगा कि तुम तुरंत से अपने वेट को लेफ्ट राइट कैसे शिफ्ट कर सकते हो। इप्पो भी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ थोड़ा सा मूव करता है तब कहीं जाके उसे समझ में आती है कि हाँ यार, शिफ्टिंग वेस्ट तो डिपेंड करती है तुम्हारे अपने पैरों पे ही। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो तुम आसानी से अपने अपोनेंट के हमलों को डॉज कर सकोगे। ताकामुरा इप्पो से यही कहता है तुम्हारा वेट शिफ्टिंग काफी ज्यादा स्लो है, जिस वजह से बॉक्सिंग की रिंग में तुम्हारा हर एक एक्शन लोगों से काफी ज्यादा स्लो होगा। इसी वजह से तो अभी अभी जब किमुरा तुम्हारे खिलाफ स्पार कर रहा था, उसके फुटवर्क के खिलाफ तुम उसे एक पंच भी मारने में नाकाम रहे। मैं तुम्हें बता दूं इप्पो, हयामी की जो लेग है वो किमुरा से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। तुम्हारे और हयामी के मैच के बीच में अभी थोड़ा बहुत वक्त है, तुम्हें सीखना होगा मैच से पहले पहले। इप्पो ताकामुरा की दाद देते हुए कहने लगता है आप कितने ज्यादा गजब के हैं, आपने सिर्फ मुझे कुछ लम्हे के लिए किमुरा के खिलाफ लड़ते हुए देखा, दूसरे लम्हे में आपको पता चल भी गया कि मेरी क्या वीकनेस है। ताकामुरा कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ उसी वक्त ही पता चल गया था जब मिट्टी में भागते दौरान तुम हमारी खाक की भी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। इसके फुटवर्क को ट्रेन करने के लिए वो लोग इस पे टेनिस बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं, ताकि इप्पो लेफ्ट राइट से टेनिस बॉल को पकड़ के काफी तेज से हमारी तरफ वापस फेंके। इससे इप्पो के फुटवर्क में काफी ज्यादा बदलाव आएंगे। इस बार अपने वेट को बार बार शिफ्ट करने की वजह से इप्पो सब फर्स्ट राउंड में ही थक जाता है। थोड़ी देर में इनका यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और ये लोग दोबारा से बीच में लड़कियों के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में बीच में मजे करने के बाद इनकी इवनिंग ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। और एज यूजुअल इस बार सारे के सारे काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। यूं ही ट्रेनिंग कैंप के दिन भी गुजरते जा रहे होते हैं। एक बात है, इप्पो काफी जल्दी अपने फुटवर्क में इंप्रूव कर चुका होता है। वो यहाँ तक मिट्टी में भी उनकी थोड़ी बहुत बराबरी कर पा रहा होता है। देखते ट्रेनिंग कैंप के 5 दिन गुजर भी जाते हैं। आज इनका आखिरी दिन होते ट्रेनिंग कैंप में। बस से बता लास्ट डे में हम ये भी देखते हैं कि इप्पो इतना ज्यादा अपने फुटवर्क में इंप्रूव कर गया होता है। किमुरा जहाँ पे मर्जी अपनी दिशा पलटता, जिस कोने में भी जाता, वहाँ पे वो अपने साथ इप्पो को भी वक्त पे ही पाता है। और इसी तरह इप्पो का एक सॉलिड पंच कनेक्ट होने को इजार होता है कि किमुरा अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर डालता है। देखते देखते ट्रेनिंग कैंप की आखिरी ट्रेनिंग भी यहाँ पे खत्म होती है। ये सारे लोग थक हार के इधर ही गिर जाते हैं। इसका मतलब है आज रात ये बीच वगैरह में मस्ती कर सकते हैं, मगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में इन्होंने जिम से कई गुना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया। अब कुछ मजेदार करने के लिए ताकामुरा की गैंग फायरवर्क्स लेके बीच में चली जाती है। ताकामुरा एक बड़े से फायरवर्क को उठा के कहने लगता है ओए, ये तो मुझे इप्पो के नीचे लटके हुए की याद दिलवा रही है। सबके साथ अब ये लोग यहाँ पे बैठ के फायरवर्क को एंजॉय करने लगता है। और यहाँ पे फिर कहने लगता है जब हम लोग टोक्यो पहुंच जाएंगे फिर तो हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं होगा रिलैक्स होने का, क्योंकि ताकामुरा का टाइटल मैच आ रहा है। और अगर ताकामुरा अपना टाइटल मैच जीत जाएंगे तो वो जापान के चैंपियन खिलाएंगे। ताकामुरा कहता है जापान का टाइटल हासिल करना वो तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा गोल तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, और वो है वर्ल्ड टाइटल को हासिल करना। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को हासिल करना चाहूंगा। ये सुन के इप्पो का मुंह खुला का खुला रह जाता और बस मन में वो उसके गोल की दात ही देता रह जाता है। तो देख के किमुरा और ओकी कहने लगता है ठीक है, फिर अगर ताकामुरा वर्ल्ड टाइटल को हासिल करना चाहता है तो फिर आखिर हमारे लिए क्यों जापान का टाइटल मुश्किल हो, हम लोग जापान का टाइटल पाएंगे। तो इप्पो भी अपने मन में सोचने लगता है अगर इन सब के गोल है तो फिर मेरा भी पहला गोल यही है, रूकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट को जीत के रूकी ऑफ द ईयर
खिलाऊंगा। यूं ही फायरवर्क को एंजॉय करते करते इनका पूरा प्लान बैक क्लैश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ताकामुरा की गैंग अपने ट्रेनिंग कैंप से वापस लौट के आ गई होती है और यहाँ तक ताकामुरा के टाइटल मैच के पोस्टर्स को भी जारी कर दिया गया होता है। और अगर ताकामुरा ने अपने मैच को जीत लिया तो वो जापान का मिडल वेट टाइटल चैंपियन खिलाएगा। यागी उससे बताता है कि हम इस उम्मीद से है कि तुम हमारे जिम के लिए चैंपियनशिप की बेल्ट लेके आओगे। यागी इसके साथ ही साथ ईपो को बताता है कि जिस दिन ताकामुरा का मैच होगा उस दिन तुम्हारा भी मैच होगा। ईपो के अपोनेंट का नाम कोबाशी होता है, वही शख्स जो कि बार बार क्लिंजिंग करता है। थोड़ी देर में जिम में अचानक से इंटेंसिटी छा जाती है, सारे लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग में मगन हो जाते हैं। और जब चीफ इन सब पे अपनी नजरें दुराता है वो ये देख के ही समझ आता है कि सारे के सारे लोग ट्रेनिंग कैंप से जब वापस आए हैं तो ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके लौट के आए हैं। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है इतने कम वक्त में वो कोई और नहीं बल्कि ईपो खुद ही होता है। चीफ नोटिस करता है कि ईपो की वेट शिफ्टिंग, स्पीड और फुटवर्क में काफी ज्यादा बेहतरी आई है। फायरिंग से फारिग हो जाने के बाद हम देख पाते हैं ईपो के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा तेज और शार्प हो चुके हैं। इसके बाद आओकी ईपो से कहने लगता है अब इसी कॉइन से मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आओ। हाँ यार, जब ईपो अपने जिम से बाहर निकलता है तो वो एक अनजान शख्स को जिम में जागते हुए पाता है। ईपो को देख के वो फौरन से यहाँ से निकल लेता है, पर इसी जल्दबाजी में ना अनजाने में उसकी डायरी उसके हाथों से गिर जाती है और उसे मालूम तक नहीं पड़ता। हमें मालूम पड़ता है वो जासूस कोई और नहीं बल्कि युबाशी होता है। हाँ, ईपो का अगले मैच का अपोनेंट जो कि ईपो पे जासूसी कर रहा था कि उसे किस तरह से हरा सकते हैं, वो उसका पीछा करते हुए उसे उसकी डायरी लौटा देता है। ईपो को अपने सामने देख के उसे काफी बुरा लगने लगता है कि वो उस पे जासूसी कर रहा था। चूंकि ईपो ने उसके चेहरे को इतनी करीबी से देखा होता है तब कहीं जाके ईपो को याद आता है कि हाँ यार, ये तो मेरा अपोनेंट युबाशी केंटा है। युबाशी ईपो से कहने लगता है वैसे तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के हो, तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा शार्प पावरफुल है। वो उससे बताता है क्योंकि उसके पंचेस इतने ज्यादा वीक होते हैं तो वो मेहनत करता है अपने अपोनेंट को स्टडी करने में। बाशी ईपो को कहने लगता है चाहे जरूर मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई फुटवर्क नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये बॉक्सिंग है मेरे दोस्त। बॉक्सिंग बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कमजोर बंदा भी अक्सर पावरफुल बंदे से जीत जाता है। ये सब कहते हुए युबाशी केंटा यहाँ से चला जाता है। ये बात ईपो फिर अपने जिम वालों को भी बता देता है कि युबाशी उस पर नजर रख रहा था। ताकामुरा ईपो से कहता है मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारा मैच जो ही खत्म होगा तो मेरा मैच शुरू होगा। अगर तुम जीते होगे तो मुझे काफी ज्यादा हिम्मत, जुनून और जज्बा महसूस होगा अपने जिस्म के अंग अंग में। तो मैं बता दूं ईपो, अगर तुम हारे तो मेरे पूरे एक दिन के लिए पंचिंग बैग खिलाओगे। चीफ भी ईपो को एडवाइस देता है अगर तुम अपने अपोनेंट की इतनी फिक्र करोगे तो तुम तो जीतने से पहले ही हार जाओगे। इसकी फिक्र करने के बजाय तुम ये सोचो तुम्हारी काबिलियत किसमें है, लम्हे बा लम्हे अपने आप को इम्प्रूव करो, स्ट्रेटजी सोचो और एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह एक्ट करो बच्चे। और ये बात ईपो के फोकस को रीगेन करने में काफी ज्यादा मदद करती है। उसी सी में देखते देखते वो वक्त आ जाता है, ईपो वर्सेस कोबाशी का मैच शुरू होने को जा रहा होता है। ईपो का मैच जो ही खत्म होगा तो इसके बाद ताकामुरा के टाइटल मैच की शुरुआत होगी। हम देख पाते हैं ईपो जूजू रिंग की तरफ जाने ही लगता है कि उसके सामने ताकामुरा अपने चैंपियन के फॉर्म में खड़ा हो जाता है। ताकामुरा उसे बताता है कि मैं ग्रीन रूम में बैठ के मॉनिटर के थ्रू तुम्हारा मैच देखूंगा, अगर तुम अपना मैच जीत के तो मैं यही समझ बैठूंगा कि मैं भी जीत चुका हूँ। ताकामुरा ईपो की पीठ पीछे जोर से थप्पड़ मार के उससे होश भी दिलवाता है कि ये मैच मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए है। तो उसी सी में हम ईपो और युबाशी को रिंग में देखते हैं। बाशी ने जहाँ पे ईपो के खिलाफ एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना रखी होती है, पर इसके बावजूद भी वो ईपो जैसे के खिलाफ जाने से थोड़ा बहुत डर रहा होता है। मैच की शुरुआत होती है और हमें मालूम पड़ता है युबाशी अपने डिफेंस पे अच्छा खासा काम कर रहा होता है। वो यहाँ पे सिर्फ ईपो का एक पंच को ब्लॉक करने की कोशिश ही करता है कि उसका पूरा का पूरा डिफेंस यहीं पे हिल के रह जाता है। तुरंत बाद ईपो अपने डैश और डार्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पे जैगिंग्स की बारिश कर डालता है, क्योंकि युबाशी उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा होता है मगर वो अपने हाथों में अभी भी काफी ज्यादा दर्द को पाता है। यहाँ तक युबाशी नोटिस करता है कि इसके पंचेस को ब्लॉक करते करते इसके हाथ नम पड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से तो युबाशी सबसे ज्यादा अपनी डॉजिंग प्रैक्टिस पे फोकस रखता है। इसी का इस्तेमाल करके वो अभी तक ईपो जैसे के खिलाफ अपने कदम जमा के खड़ा होता है। का लेफ्ट हैंड जिसे वो अपने से अपने दुश्मनों को दूर रखता है, ईपो उसके लेफ्ट हैंड को काफी ज्यादा ट्रिकी पाता है। हालांकि इसके बावजूद भी ईपो अपने फुटवर्क पे रिलाई करते हुए उसके एकदम से काफी ज्यादा करीब आ जाता है और अपना खतरनाक पंच थ्रो करने को ही जा रहा होता है कि इसी बीच में इससे पहले युबाशी उसे क्लिंज कर लेता है। क्लिंज जो ही टूटती है वो ईपो पे एक अच्छा खासा पंच थ्रो करता है। इसी टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल करके उसके मामूली पंचेस ईपो को लगते जा रहे होते हैं। चाहे जरूर ईपो को ज्यादा दर्द तो नहीं होता मगर अगर राउंड
खत्म हो गया तो चाहे जरूर ईपो नॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन योबाशी पॉइंट्स के कारण जीत जाएगा। अभी गुस्से में आके अपने स्ट्रॉन्ग पंचेस को थ्रो करते करते उसे पीछे धकेलता है। योबाशी सरवाइव करने के लिए सालों से ऐसी बेतुकी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो काफी बेहतर हो चुका है इन चीजों में। देख पाते हैं कोबाशी की जैगिंग ज्यादा दर्द तो नहीं करती होती, मगर फिर भी उसने अच्छी खासी जैगिंग्स ईपो को मार दी होती है। इस वजह से योबाशी के पॉइंट्स ईपो से कई गुना ज्यादा है। बस योबाशी को अब सरवाइव करना है। जो ही टाइम खत्म होगा तो योबाशी खुद अपने आप ही जीत जाएगा। देख पाते हैं ईपो जैसे तैसे करके उसे दोबारा से कोने में धकेलता ही है। बस अपने पावर पंच का इस्तेमाल करने को ही जा होता है कि योबाशी दोबारा से ईपो को करीबी से जाके पकड़ लेता है। कि इन्हीं हरकतों से ईपो काफी ज्यादा थक चुका होता है, अपनी लिमिट पे होता है, पसीने से नुचौर रहा होता है। देख के चीफ कहने लगता है ये कोबाशी की स्ट्रेटजी है। बाशी ने सबसे पहले इन्हीं टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करके ईपो को गुस्सा दिलाया और उसे काफी ज्यादा मूवमेंट करने पे मजबूर किया। ईपो थकावट की वजह से अब स्लो होने लगा है। इसका मतलब ईपो स्लो होने लगा है और योबाशी इसी तरह अपने डिफेंस में लगा है। योबाशी ईपो को मजबूर कर रहा था कि वो एक्स्ट्रा मूवमेंट करे और बार बार अपनी स्पीड और फुटवर्क पे रिलाई करे। अब हालांकि ईपो इन्हीं का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम करने लगता है तो वो इसे क्लिंच करने लगता है। वजह से हम देख पाते हैं योबाशी चूंकि ज्यादातर रेस्ट मोड में ही होता है, अब योबाशी अपने अटैक करना शुरू करता है जो कि ईपो को लग रहे भी होते हैं और डैमेज भी करने लगता है। ऑडियंस भी योबाशी को अब बुजदिल कहने लगती है कि तुम डरते हो सामने से लड़ने में। देखते देखते इनकी लड़ाई चलती रहती है और यहाँ पे सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। सेकंड राउंड का भी विनर कोई और नहीं बल्कि योबाशी होता है पॉइंट्स के कारण। यहाँ पे ईपो और चीफ अब योबाशी की डिफेंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे चीफ बताता है कि योबाशी ने क्रॉस ब्लॉक को सीखा हुआ है। कैसा ब्लॉक? जो कि ईपो जैसे पंचेस को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। इस पर चीफ बताता है कि छोटे छोटे सुराख में से इसकी बॉडी को हिट करने की कोशिश करो। राउंड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कोबाशी का डिफेंस पहले जैसा ही मजबूत होता है। कोबाशी ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही सीखा हुआ है, इस वजह से उसका डिफेंस काफी ज्यादा पावर रखता है। हम देख पाते हैं जैगिंग्स थ्रो करते करते यहाँ पे ईपो को एक सुनहरा मौका भी मिलता है। और इसके बावजूद भी योबाशी ने अपने आप को स्पीड पंचेस को भी ब्लॉक करने के लिए ट्रेन किया होता है। योबाशी अपने मन में सोचने लगता है ये तो अच्छा था कि मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड राउंड में काफी ज्यादा थका दिया, हालांकि थकावट की हालत में भी इसका ये पंच इतना ज्यादा फास्ट था, बस मैंने बड़ी मुश्किलों से ब्लॉक ही कर लिया। ये सब देख के किमुरा कहने लगता है योबाशी के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जरा देखो तो सही, ईपो को फर्स्ट राउंड से लगातार योबाशी के जैक्स पड़ते जा रहे हैं। सबको मिला के थोड़ी बहुत डैमेज ईपो को पड़ी भी है। थोड़ी देर में यहाँ तक थर्ड राउंड भी खत्म हो जाता है। योबाशी थर्ड राउंड भी जीत जाता है पॉइंट्स के कारण। सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड और बाकी है। अगर योबाशी लगातार इस तरह करता रहा तो वो जल्दी जीत जाएगा ईपो से। जब ईपो अपने चीफ के पास वापस लौट के जाता है, चीफ उसकी शॉट में बढ़ बढ़ के बर्फ डाल देता है। देखते फोर्थ राउंड की शुरुआत होती है। यहाँ पे ईपो नोटिस करता है कि कोबाशी और भी काफी ज्यादा डिस्टेंस रख रहा है अपने बचाव के लिए। ईपो को फिक्र होने लगती है क्योंकि टाइम कम पड़ रहा होता है और इस तरह तो चलता रहा तो योबाशी जीत जाएगा। अब ईपो पंच मारने के पूरे चक्कर में अपने डिफेंस को ही भूल जाता है। यही मौका देख के योबाशी ईपो की चिन पे एक रख के लगाता है, जैसे ईपो की पूरी बॉडी कांप उठती है। ऐसा जरूर योबाशी का पंच वीक होता है, लेकिन चिन पे पड़ने से ईपो की पूरी बॉडी डैमेज लेती है। योबाशी ने आज पहली बार जिंदगी में इतना सॉलिड पंच को थ्रो किया होता है। ये फीलिंग योबाशी के मन को छू जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं ईपो को अपने पंच से नॉकडाउन कर सकता हूँ। अगर ये मैं करने में कामयाब हो गया तो ये मेरा फर्स्ट नॉकडाउन होगा। योबाशी नोटिस करता है कि ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि ईपो की तो सांसें भी काफी ज्यादा फूल लिया है। ईपो काफी ज्यादा स्लो हो चुका है कि मैं ज्यादातर मूवमेंट भी नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी जगह पे खड़े होकर क्लिंजिंग करता था। योबाशी अभी भी अपनी फुल स्पीड में होता है, जिसके कारण वो ईपो पे अब भारी पड़ने लगता है। योबाशी सोचने लगता है कि शायद से ये मेरा पहला नॉकडाउन हो सकता है। नॉकडाउन की बॉक्सिंग में काफी ज्यादा इज्जत होती है। इसी मौके से फायदा उठाते हुए योबाशी अब ईपो जैसे पे भारी पड़ रहा होता है, उस पर लगातार हमले कर रहा होता है। ये देख के कोबाशी का कोच भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके साथ उसका एक खतरनाक किस्म का पंच दोबारा से ईपो को पड़ता है। ईपो अपनी लिमिट पे होता है और वो गिरने लगता है। वो जो ये गिरने लगता है, ईपो को उसके डिफेंस में एक सुराग सा दिखता है। तो देखते सारी ईपो फौरन से अपने कदम जुमाता है और एक खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है। जब ईपो के एक पंच से योबाशी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। योबाशी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने थकावट के बावजूद भी उसके एक एक पंच में इतनी बड़ी ताकत है। और इसके बावजूद भी कोबाशी ईपो पे पंचेस थ्रो करता रहता है क्योंकि ये इसका ड्रीम होता है कि वो किसी एक को तो नॉकडाउन करे। क्योंकि कोबाशी ने जब
ईपो की चिन पे पंच मारा होता है तो उसे सॉलिड पंच की लत लग गई होती है। इसे लगने लगता है कि शायद से एक दो और सॉलिड हिट में लगाऊं तो ईपो यहीं पे गिर के बेहोश हो जाए। के चलते ही अब दोनों की दोनों क्लोज रेंज में एक दूसरे के खिलाफ पंचेस को एक्सचेंज करने लगता है। और यहाँ पे ईपो अपने ऑपरेशन टर्टल में होता है। ये चीज किमुरा नोटिस करता है। इसी का इस्तेमाल करके ईपो ने सबसे पहली बार मियाटा को हराया था। इसका एक ही मतलब है, ईपो अपने एक ही पंच की तलाश में है और जब वो लगेगा इससे शायद से पूरा मैच ही खत्म हो जाए। पंचेस को एक्सचेंज करते दौरान योबाशी एक चीज भूल चुका होता है। रुकी किंग चैंपियनशिप में ईपो का ये रिकॉर्ड बन चुका होता है कि उससे ज्यादा पावरफुल पंचेस किसी के नहीं है। वो उसके पंचेस को डॉज करते हुए योबाशी के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का राइट पंच का इस्तेमाल करता है। इससे योबाशी की अक्ल ठिकाने आ जाती है। बस ईपो अपने एक ही पंच से उसे नॉकडाउन कर डालता है। इतना पावरफुल ईपो का एक सॉलिड पंच है। योबाशी का चीफ चिल्लाने लगता है, ये आखिरी राउंड है, अगर तुम खड़े होगे तो ईपो खुद ही हार जाएगा। ये सब 10 सेकंड बाकी है, अगर तुम 10 सेकंड में खड़े होगे तो ईपो अपने आप इस तरह हार जाएगा क्योंकि उसके पॉइंट तुमसे काफी ज्यादा कम है। योबाशी बड़ी हिम्मत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत करके 8 सेकंड में खड़ा तो हो जाता है। जब वो सिर्फ एक ही कदम लेता है तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि नहीं, ईपो के पूरे एक पंच नहीं, मेरे पूरे जिस्म को हिला दिया। थोड़ी देर में योबाशी का पूरा ब्रेन डैमेज लेने लगता है और वो यहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। इसे मालूम पड़ता है इन जैसे फाइटर्स के लिए ईपो का सिर्फ एक पंच ही काफी है। इसी तरह ईपो को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो यहाँ पे 2 सेकंड से बच गया होता है। अगर 2 सेकंड गुजर जाते तो ईपो अपने आप ही पॉइंट से हार जाता। ईपो खुशी से अगले सीन में ताकामुरा के पास जाके उससे बताने लगता है, ताकामुरा क्या आपने देखा, मैं जीत गया। ताकामुरा अपने जुनून और जज्बे से उठते हुए कातिलाना निगाहों से घूरते हुए कहने लगता है, तुमने लड़ा और तुमने कर दिखाया, अब मेरी बारी। अरे ईपो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने आज जिस तरह से लड़ा तुम मेरे मैच देखने के भी काबिल नहीं हो। तुम इतने मामूली बॉक्सर के आगे अपने कदम जमा के रख नहीं पाए। ऐसे भी तुम काफी जख्मी हो, यहाँ पे बैठ के रेस्ट करो। एक बात है, वो ठीक ही कह रहा होता है। ताकामुरा ठीक कह रहा होता है ईपो के बारे में। ईपो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। हालांकि ताकामुरा अब जिस अपोनेंट से लड़ने को जा रहा है वो अभी तक मुश्किलों से शायद से एक मैच भी ना हारा हो। वो वैसे तो जापान का चैंपियन नहीं है, उसे लोग चैंपियन कहते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताकामुरा का अपोनेंट उसकी तरह ही स्ट्रॉन्ग है। ईपो यहाँ पे रेस्ट रूम में बैठा होता है, ताकामुरा के मैच के बारे में सोच रहा होता है। पूरी की पूरी रिंग में सारे के सारे लोग ताकामुरा के अपोनेंट उसकी दाद दे रहे होते हैं, उसके लिए चीयरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो चैंपियन होता है। अगर ताकामुरा ने अपने अपोनेंट याशिबा को हरा दिया तो याशिबा की बेल्ट ताकामुरा को मिल जाएगी और फिर ताकामुरा चैंपियन खिलाएगा। चीफ चैंपियन की बेल्ट को अपनी हसरत वाली निगाहों से घूरा होता है तो ताकामुरा चीफ से कहता है, ओए फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए ये ला के ही रहूंगा। और फिर ताकामुरा सोचने लगता है, इस बुड्ढे से मिलने से पहले मैं पहले एक गुंडा की तरह खिलाता था, मैंने बॉक्सिंग का चैंपियन बनने का कभी सोचा ही नहीं। मैं वाकई में इस बुड्ढे का काफी ज्यादा एहसानमंद हूँ। ईपो सोचने लगता है कि मैं ऐसा मैच हरगिज मिस नहीं कर सकता और वो हालवे से गुजरते गुजरते रिंग की ओर जूजू बढ़ होता है तो उसे इस तरह की चीयरिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है जैसे कि कोई नॉकडाउन हो गया हो। जब रिंग में पहुंच के देखता है तो वो नॉकडाउन कोई और नहीं बल्कि ताकामुरा हुआ होता है। हमें मालूम पड़ता है कि ताकामुरा को उसने अपने एक ही पंच से नॉकडाउन कर डाला। से मालूम पड़ता है कि ताकामुरा का अपोनेंट चैंपियन है तो अपने स्किल की वजह से चैंपियन है। वो आज तक अपना एक मैच भी नहीं हारा। आखिर ताकामुरा इस जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को कैसे हराएगा? इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।